इससे लास्ट वाले सेक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया that one of the parameter that is dipole moment which explain the polarity of the covalent molecules or discuss the ionic character in the covalent compound। और उसी के सेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होते, उनमें कुछ आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से आयनिक कंपाउंड्स भी प्योरली क्या होते हैं, कोवेलेंट नहीं होते। सॉरी, आयनिक कंपाउंड्स भी प्योरली आयनिक नहीं होते हैं। सम कोवेलेंट कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड व्हेन टू अपोजिटली चार्ज आयंस ऑफ अनइक्वल साइजेस आर अप्रोचेस टुवर्ड्स ईच अदर और अट्रैक्ट्स ईच अदर। देखिए आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कैटायन और एनायंस आर जॉइंड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब दो अपोजिटली चार्ज आयन जो क्या है अनइक्वल साइज के हैं, मतलब कैटायन का साइज बहुत ही छोटा है और एनायन का साइज बहुत ही बड़ा है, तो क्या होगा, कैटायन जो है वो एनायन के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बनाएगा और जिस वजह से जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट विल बी डिस्टर्ब and that electron cloud will be shared now between cation and anion। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है या इलेक्ट्रॉन्स जो है एनायन के, वो कैटायन के साथ क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। सो दैट फिनोमेना टू पोलराइज द एनायन बाय द कैटायन, दैट फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इज इट क्लियर? तो देखिए जैसे ये कैटायन है और एनायन बहुत ही साइज वाइज बड़ा है, ये एनायन है। तो कैटायन क्या करता है, इस एनायन के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब होता है और वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो कैटायन की ये जो एबिलिटी है कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, वो क्या बोली जाती है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। एंड जितना आपका कैटायन का साइज छोटा होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। या फिर हम बोलते हैं कि चार्ज ऑन कैटायन इज मोर देन इट्स पोलराइजिंग पावर इज मोर। ठीक है, अब कैटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर रहा है, पोलराइज कर रहा है, तो एनायन की ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी क्या बोली जाती है, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, जितना एनायन बिगर साइज का होगा, बिगर द साइज ऑफ एनायन, मोर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी। सो दिस फिनोमेना इज बेसिकली एक्सप्लेन बाय फॉजन। एक साइंटिस्ट था फॉजन, उसने ये फिनोमेना डिस्कस किया एंड दिस फिनोमेना बेसिकली व्हाट इंट्रोड्यूस्ड, this explain the covalent character in the ionic compounds। क्या डिस्कस करते हैं, covalent character in the ionic compound। this explain covalent character in ionic compound। so Fazen discussed this phenomena and give certain rules, give certain factors on which the polarization depends, and these factors and these rules are known as Fazen rules। इन factors को क्या बोला गया, Fazen rules बोला गया। ठीक है, तो Fazen rules क्या है, बेसिकली Fazen rules है factors जिस पर आपका polarization डिपेंड करता है। तो वो factors क्या है, पहला चार्ज ऑन कैटायन,
जैसा कि मैंने बोला कि कैटायन पर जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, as the charge on cation increases, its capability of polarizing the anion increases, its polarizing power increases. That will increases covalent character in the ionic compound. ठीक है, more the charge on cation, more will be its polarizing power. Second, size of cation. जितना छोटा साइज होगा, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव वैलेंसी होगी, कैटायन का साइज उतना ही छोटा होगा। तो जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतना उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगी। थर्ड पॉइंट, दैट इज साइज ऑफ एनायन। बिगर द साइज ऑफ एनायन, इट्स पोलराइजेबिलिटी इज मोर। वो इजीली पोलराइज होगा कैटायन के थ्रू। जितना एनायन साइज वाइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या होगी? उतनी ही ज्यादा रहेगी। एंड लास्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। Suppose if the cation has the same charge, cation has a same size, तो फिर cation की जो polarizing power है that will be decided on the basis of its electronic configuration. यदि देखिए दो पैरामीटर मैंने बताया, चार्ज ऑन cation एंड साइज ऑफ cation. यदि दो cation है जिनके चार्ज सेम है, जिनकी साइज सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कॉपर आयन एंड सोडियम आयन, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है और दोनों का साइज भी ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का साइज क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। इसका साइज होता है 0.96 एंगस्ट्रॉम, इसका होता है 0.95 एंगस्ट्रॉम। दोनों का साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2818 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। तो कॉन्फ़िगरेशन का क्या लॉजिक है? जितने ज्यादा कोर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा रहेंगे उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब इस कॉपर आयन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगी, क्योंकि देखिए कोर इलेक्ट्रॉन, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इनर इलेक्ट्रॉन को हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो more the number of core electrons, more will be its polarizing power. So these are the 4 factors on which polarization or covalent character of ionic compounds depends, and these factors are known as Fasan rules. Is it clear? So देखिए लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया डाइपोल मोमेंट, वो बताता है आपका आयनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट कंपाउंड, और ये जो Fasan रूल्स हैं विच एक्सप्लेन कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, मेन बेसिस, जो हार्ट ऑफ द चैप्टर है, वो डिस्कस करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट बिफोर डिस्कसिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस थ्योरी इज बेसिकली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, बॉन्डिंग इन द कोवेलेंट कंपाउंड। बट बिफोर डिस्कसिंग द postulates and the features of valence bond theory, first we'll discuss the failure of octet rule. देखिए जब हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमने बताया था कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल बॉन्ड या एक एटम दूसरे एटम से केमिकली इंटरेक्ट करने की जो टेंडेंसी रखता है, वो टेंडेंसी किस वजह से होती है? टू एक्वायर अ नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। जब तक उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक वो केमिकली रिएक्टिव रहता है। क्या रहता है? केमिकली रिएक्टिव रहता है। बट after this octet rule theory, certain molecules are found where the central atom doesn't have 8 electron in its outermost shell, but that molecule is stable. Certain molecules are there where central atom consists of more than 8 electrons and they are also stable. मतलब कुछ ऐसे molecules मिले जिनमें सेंट्रल एटम के पास
8 से कम इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हुए जिनके अंदर सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, और वो मॉलिक्यूल स्टेबल है। जबकि ऑक्टेट थ्योरी क्या बोल रही है कि 8 से कम होगा तब भी और अनस्टेबल होगा, 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो भाई यहां आपका क्या आ जाता है, ऑक्टेट थ्योरी फेल हो जाती है इस लॉजिक को एक्सप्लेन करने में। तो उसी फेलियर को एक्सप्लेन कौन करता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन डिस्कस करता है, वैलेंस बॉन्ड। अब ऐसे मॉलिक्यूल कौन से पहले हम वो डिस्कस करते हैं जहां पर आउटरमोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे BeCl2 BF3, जैसे बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम सेंट्रल एटम, ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, 1s2 2s2, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s, ठीक है। तो भाई ये बेरिलियम, इसका लुईस स्ट्रक्चर 1 और ये 2। अब दूसरा आइटम है क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 है, 2 2 4 और 6 और 1 7, 2 2 और 4 2 6 और 1 7। तो बेरिलियम क्या करता है, एक इसके साथ क्लोरीन इसके साथ एक शेयर कर लेगा, और ये क्लोरीन इसके साथ शेयर कर लेगा, ऑक्टेट क्लोरीन का पूरा हो गया। और बेरिलियम क्या कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड बना दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये BeCl2 हो गया। तो इस BeCl2 के अंदर देखिए बेरिलियम के पास आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 उसके खुद के और 2 जो क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है। तो फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, जबकि क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, केमिकली रिएक्टिव होना चाहिए। तो यहां आपकी ऑक्टेट थ्योरी फेल हो जाती है। अब जैसे देखिए BF3, तो बोरॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2s2 2p1। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये 3। अब BF3, तो ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो देखिए ये 8, ये 8, ये 8, और फ्लोरीन के आउटरमोस्ट में कितने हुए, 6, 1 2 और ये 3। तो आपका जो बोरॉन है, उस बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल थे जिनके आउटरमोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, जैसे PCl5, फास्फोरस सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, देखिए 1 2 3 4 और ये 5, क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन। फास्फोरस के खुद के आउटरमोस्ट देखिए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नियॉन 3s2 3p3, ठीक है। तो ये पांचों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और ये 5, और क्लोरीन के ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहे हैं। तो इस फास्फोरस के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, फास्फोरस के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 1 से ये क्लोरीन 4 6 8 और ये 10। तो इस फास्फोरस के पास आउटरमोस्ट शेल में 10, 2 2 ये 4 2 6 2 8 और ये 2 10। तो फिर भी ये मॉलिक्यूल 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। तो यहां पर आपका ऑक्टेट थ्योरी जो है वो फेल हो जाता है। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Anyone? Is there any doubt? तो यहां अब आपकी थ्योरी जो डिस्कस होती है वो होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखिए अब इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें 3 थ्योरीज डिस्कस करनी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जैक्टली बॉन्डिंग कैसे होती है वो डिस्कस करती है। दूसरा है वेस्पर थ्योरी, दैट इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, विच एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में वो डिस्कस करती है। और तीसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मेनली ये 3 थ्योरीज हमें डिस्कस करनी है और कुछ छोटे मोटे और पॉइंट्स हैं जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, उसके बाद है बॉन्ड पैरामीटर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर का, अब ये बोल सकते हैं हार्ट ऑफ द चैप्टर है। और ये आपका इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसको हम बोलते हैं वीबी। क्या बोलते हैं? वीबी। So according to this theory, covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbitals of valence shell of the two bonded atoms। जो भी दो एटम्स बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के साथ एक दूसरे से अप्रोच करते हैं तो उन दोनों बॉन्डेड एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो वैलेंस सेल से बिलोंग करते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने डिस्कस किए हैं, एस का, फिर पी के अंदर 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो उस एटम के वैलेंस शेल से बिलोंग करते हैं। सिर्फ वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, those atomic orbital which belongs to valence shell and contain unpaired electron। यदि किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यदि उसको ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट अनपेयर्ड इट्स इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना पड़ेगा और फिर ओवरलैप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट जो है वो इस तरीका क्या है, postulates of VBD क्या है? पहला पॉइंट है covalent bond is formed by overlapping मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे एस शेप, एस ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल शेप के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। एस और पी है तो एक स्फेरिकल है एक डम्बेल है। हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जो डिस्कस किए हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट है ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स कैन एंटर इनटू ओवरलैपिंग प्रोसेस। क्या होगा? सिंगल ऑक्यूपाइड जो
ऑर्बिटल्स है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट हो सकते हैं। ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनेगा वो क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो द रिजल्टिंग bond require a pair of electron with opposite spin. Is that clear? ठीक है, अब होता क्या है, ये चीज हमने, ये दो एसेंशियल कंडीशन हो गई। तो अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो वैलेंस शेल से बिलोंग कर रहे हैं और जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ओवरलैपिंग कैसे होगी, ओवरलैपिंग के लिए दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एक्सिस जो है दे कम क्लोजर टू ईच अदर विद देयर एक्सिस इन द प्रॉपर डायरेक्शन। उनके एक्सिस जो है वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए द एटम्स विद हाफ filled atomic orbitals must come closer to each other for overlapping with proper orientation। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ कि उनके एक्सेस जो हैं वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जब वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, और एक्सटेंट द ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ग्रेटर द ओवरलैपिंग greater will be the strength of the covalent bond। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे बोथ कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन रिपेयर ईच अदर। सो ओवरलैपिंग प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होनी चाहिए, और साथ में इस तरीके से हो कि रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाए और अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा रहेगी। तो ग्रेटर द ओवरलैपिंग more will be the strength of covalent bond। कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि यदि एटॉमिक ऑर्बिटल, इफ द एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंग्स टू वैलेंस शेल कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, they do not participate in the overlapping process। First they unpair their electron, make the single electron, make the single spin electron, and then they will be participate in the overlapping। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जैसे देखिए पर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 हीलियम 2s2 2p1, तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस शेल के हैं 2s और 2p। 1s जो है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पहली बात, सिर्फ 2s और 2p पार्टिसिपेट करेंगे। अब अभी इस सिनेरियो के हिसाब से सिर्फ 2p ही पार्टिसिपेट करेगा, 2s भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2s जो है वो वैलेंस, 2p जो है वो सिंगल ऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल है जो वैलेंस शेल से बिलोंग करता है।
यदि 2s को ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करना है तो ये पहले क्या करेगा, अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा, यहां ट्रांसफर करेगा, और फिर इट विल क्रिएट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट विल मेक 3 कोवेलेंट बॉन्ड। यदि अनपेयर्ड नहीं कर रहा है तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। यदि पेयर्ड से अनपेयर्ड होगा तभी उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। When two atomic orbitals are overlapped with each other, there are two kinds of bonds is formed. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तो दो तरीके के बॉन्ड बनेंगे। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन उस कोवेलेंट बॉन्ड में भी दो कोवेलेंट बॉन्ड है। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। First is sigma bond and second one is pi bond. एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड और एक बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? और सिग्मा बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स by the overlapping of single occupied valence shell orbitals when they approach towards each other over the axis। मतलब उनकी कैसे ओवरलैपिंग होगी? एक्सियल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय बिटवीन टू एटम्स by the overlapping of valence shell atomic orbital which consist of single occupied electron, या those orbital which consist of single electron overlap along their axis, मतलब they overlap end to end। ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है? overlapping of valence shell atomic orbital along axis। overlapping of valence shell atomic orbitals along their axis। यानी कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? एक्सियल ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? लैटरल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? लैटरल ओवरलैपिंग। जब उनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो वो ओवरलैपिंग क्या बोली जाती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है। अब हम जब डिटेल से ओवरलैपिंग डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सिग्मा बॉन्ड कब बन रहा है और पाई बॉन्ड कब बन रहा है। तो जब एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब लैटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखिए ये तो हुआ टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब आता है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब हम इतना सब कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि वीबीटी के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल से बिलोंग करते हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग तीन तरीके की होती है, एस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग एंड एसपी ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग तीन टाइप की रहेगी, एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग।
Is it clear? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग और टाइप्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ये हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। समझ में आया? वीबीटी का मेन जो फंडा है वो समझ में आया? वीबीटी के अंदर जब दो एटम्स बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेंगे तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटम के वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो वैलेंस शेल से बिलोंग करते हैं और जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, single occupied atomic orbitals of valence shell can take participate in the bonding. Is it clear? So that is all about the today's session. Okay, thank you.